प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ही हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से संकलित कविता उषा का भावार्थ सीखेंगे। ये कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। इनका मन प्रकृति चित्रण में भी खूब रमा है। प्रकृति के नजदीक रहने के कारण इनके काव्य में प्रकृति सौंदर्य का अनूठा, अद्भुत और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत हुआ है। और इनके प्राकृतिक चित्र अर्थात जो अपनी कविताओं में इन्होंने प्रकृति का शब्द चित्र दर्शाया है, दिखाया है, वह अत्यंत जीवंत लगता है। कविता का शीर्षक उषा है। उषा का अर्थ है सूर्य उगने से पहले की प्रभात, भोर, जब सूर्य का प्रकाश बहुत मंद होता है, कम होता है। यह ऐसा भी कहा जा सकता है कि दिन निकलने से पहले का चांदना। इस कविता में सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों से बांधने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया है। तो आइए आरंभ करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। कविता की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इन पंक्तियों में कवि ने उषा काल के अर्थात सूर्योदय से पूर्व के नभ का यानी आसमान का, आकाश का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। उसके आकर्षक रूप को इसमें प्रस्तुत किया गया है। कवि सूर्योदय से पूर्व के नभ का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहता है कि आकाश की नीलिमा में बिखरी ये सफेदी, उसका सौंदर्य कवि को बिल्कुल शंख जैसा प्रतीत होता है। कवि आगे कहता है कि भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। आगे नभ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि यह नीलापन जब धीरे धीरे जरा सा हल्का होकर राख के रंग जैसा हो जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? बिल्कुल वैसा जैसे गांव में किसी गृहिणी ने सुबह होते ही अपने चौके को राख से लीप दिया हो और जो अभी गीला पड़ा हो। पुराने समय में जो गांव की गृहिणियां होती थी वो अपने रसोई घर के चौके को राख से लीपा करती थी और उसी चौके से सुबह के भोर के नभ का की यहाँ तुलना की जा रही है। तो कवि कहता है कि जो ये नभ, भोर का नभ है, जो नीलेपन में थोड़ा सा राख रंग का जो आ गया है, सलेटी रंग है, वो इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी स्त्री ने अपने रसोई घर में अपने चौके को लीप दिया हो और वो अभी गीला हो। तो गीलेपन से यहाँ पे गीले होने से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे गीले होने से तात्पर्य है कि जब भोर के समय जो वातावरण होता है उसमें नमी होती है और ये नमी कवि को बिल्कुल गीले चौके के समान प्रतीत होती है। इसकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। ग्रामीण परिवेश सजीव हो उठा है। शंख जैसे में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज व सरल है। कविता की अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इन पंक्तियों में कवि ने
सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया है। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य जब क्षितिज से ऊपर उठता है तो उसकी हल्की लालिमा अर्थात सूर्य की किरणें जो कि लाल रंग बिखेरती हैं, वो चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाती हैं। वैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने सिल पर जब केसर पीसा जाता है और पिस कर जब उस सिल को धोया जाता है तो धुलने के बाद भी उस सिल पर केसर की लालिमा, उसका लाल रंग रह जाता है। और नभ भी इस समय कवि को ऐसा ही दिख रहा है कि किसी ने बहुत काली सिल पर लाल केसर पीसकर उसे धो दिया हो। कवि नभ की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक अन्य उदाहरण देता हुआ कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने। इसमें कवि कहता है कि इस समय भोर का नभ देखते हुए ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। इन दोनों उदाहरणों में कवि ने काले रंग की सिल को अंधेरे से उसकी तुलना की है और सूरज की लाली उसे केसर के समान लगती है। और दूसरे उदाहरण में भी अंधेरा उसे काली स्लेट के समान लगता है, वह सुबह की लालिमा उसे लाल खड़िया चाक के समान लगती है। इसकी काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है कि जैसे धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रातःकालीन आकाश में कैसा जादू होता सा प्रतीत होता है उसका चित्रण किया है और सूर्योदय होने के पश्चात उसका जादू कैसे टूट जाता है उसका भी चित्रण किया है। अपनी अंतिम पंक्तियों में कवि भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और उसमें से सफेद सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। कवि उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि नीला आकाश जैसे नीला जल है। सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुंदर युवती, ऐसा लगता है जैसे नीले जल में से किसी गोरी सुंदर युवती की देह हिल रही हो। यहाँ नीला आकाश नीले जल के समान है और उसमें सफेद चमकता सूरज युवती की गोरी देह के समान प्रतीत होता है। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कवि आगे कहता है कि और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि आगे कहता है कि इसके बाद सूर्योदय होने के बाद
उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाप्त हो जाता है और उसके साथ ही उषा का जादू। जादू क्या है? जादू है उसका पल पल बदलता हुआ रूप, जो हमने कई रूपों में देखा, जैसे गीले चौके के समान, काली सिल पर लाल केसर के समान, काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक के समान। इन सभी रूपों में हमने उषा को रंग बदलते हुए देखा, परंतु सूर्योदय होने के पश्चात उसका ये जादू एकदम समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सूर्योदय होते ही आकाश स्पष्ट हो जाता है और उसके साथ ही उषा का ये जादू समाप्त हो जाता है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उषा का मानवीकरण किया गया है इसमें। नील जल में ल वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरल भाषा का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। तो बच्चों, आज हमने शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा का सारांश समझा। उषा का सरलार्थ समझा। ये कविता ग्रामीण सुबह का, गांव में किस तरह की सुबह होती है, वहाँ की भोर होती है, उसका ये एक गतिशील चित्र है। गतिशील का अर्थ है बदलता हुआ, पल पल जो जो गतिमान है, जो बदलता रहता है, जो स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर उस ग्रामीण सुबह का एक गतिशील चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिला। आशा करती हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।